हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमें और खुशी हो रही है या खुश हैं क्योंकि आपने अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाया, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूं। ये तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन ये है कि बहुत खुशी आज हमें है। जैसा कि आज हमारा दूसरा लेक्चर है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। जो छोटे भाई हैं हमारे, जो अभी इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए, क्योंकि उनका फ़ोन भी आया, कई फ़ोन आए आज हमारे पास कि सर आप पूरा इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों का कैसे क्या होगा। बेटा आप ही के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं और आप लोग का सपोर्ट ऐसा ही रहेगा तो कुछ दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक आध हफ्ते के अंदर मैं टोटल हिंदी में वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। अभी तक आप लोग मेरी बात समझो कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अभी पढ़ाने का मोटो मेरा यही है, बताने का मोटो यही है कि बच्चों को बस मेरी बात समझ में आए। बाकी आप जैसा चाहोगे मैं वैसा करूँगा। मैं कल भी प्रॉमिस किया था, आज भी प्रॉमिस करता हूँ, काम करने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। समझ लीजिए कि आज मैं एक आध घंटे एक्स्ट्रा काम करके आया हूँ क्योंकि आपने जो अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाया हमें ना, उसी की देन है। तो ऐसे मैं डेली करता रहूँगा। एक बार फिर कोचिंग का नाम विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी, यही हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले भी सकता है। बाकी कोचिंग का एड्रेस है, मैंने आपको बता भी दिया था कि कोचिंग अपनी कहाँ पे है, 9 नंबर क्रॉसिंग छपेड़ा पुलिया पे, नियर 9 नंबर क्रॉसिंग, बहुत फेमस है। कानपुर में आएंगे, कहीं भी रहेंगे तो अगर पूछेंगे 9 नंबर क्रॉसिंग तो हर बंदा आपको बता देगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो टेलीग्राम लिंक है हमारा, इसको ज्वाइन करिए। उस पर मैं आपको डेली क्वेश्चन देता हूँ और आगे अगर लाइव क्लासेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, जैसा जो टाइमिंग होगा हम इस टेलीग्राम के माध्यम से आपको देते रहेंगे और इस YouTube के चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हमारा रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और सारे लोग एक बार पहले स्टेटस पे लगा दीजिए, जैसे कि आपके छोटे भाई, आपके फ्रेंड लोग या आपके बड़े भाई, सारे लोगों को ये चीज़ पता चले, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोचिंग का नाम। तो अब बात हो जाए आज के टॉपिक की बात। कल बात मैंने कहाँ पे छोड़ी थी, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। मैंने बता दिया था क्रॉपिंग क्या होता है, फार्मिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है। अगर आपको ना समझ में आई हो तो एक बार वीडियो फिर देखिएगा तो समझ में आ जाएगी। तो आज आगे स्टार्ट किया जाता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। मैंने बता दिया था कई टाइप की फार्मिंग होती है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। और देखिए फ्री में वीडियो आपको मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मन से ना पढ़ना। आप अपने सामने एक कॉपी रखिए, अपने हाथ में एक पेन रखिए, जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसको लिखते जाइए आप, क्योंकि आपको बहुत काम देने वाला है। अभी देखिए मेंस भी लगा है बैंक का, AFO का, तो वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते चलिएगा। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार कह रहा हूँ, चैनल को शेयर करो धुआं जैसे, कि हर ग्रुप में, हर नंबर पर आप शेयर करिए। चलिए एक एक फार्मिंग देखा जाता है। जैसा कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, बहुत सारे फार्मिंग हैं, तो एक एक हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग। एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है आपका, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। दूसरा क्या है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। तो एक एक करके देखते हैं और देखिए मजा आने वाला है। बस आप लोग जुड़े रहिए, इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा मजा आएगा। तो एक एक करके हम देखते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसे कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, पहले ये दो चीज देख लीजिए। देखिए जैसे कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, आप बताते हो, तो
अगर वहां पे सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप पूछते हो कि भैया इस बीमारी का कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन है कि नहीं इस मार्केट में। कहने का मतलब वो किसी एक क्षेत्र का मास्टर होगा। बात समझ गए कि नहीं, किसी एक क्षेत्र का मास्टर होगा। तो यही चीज स्पेशलाइज्ड फार्मिंग और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में डिफरेंट है। बात समझना, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, स्पेशलाइज्ड तो किसी क्षेत्र का वो मास्टर होगा। ऐसे फार्मिंग की बात करोगे, मैंने आपको कल बताया था, अगर क्रॉपिंग प्लस किसके साथ, एलाइड एक्टिविटीज के साथ या एलाइड सेक्टर के साथ अगर कोई काम कर रहे हो, वही आपकी क्या कहलाती है, फार्मिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, फार्मिंग कहलाती है। तो यहां पे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग का मतलब यही होगा कि जैसे कि आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है, या खेती करना चाह रहे हो, खेती के साथ साथ और कुछ करिए, क्या करिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में जो भी होगा, मान लीजिए कि एक घर होता है कि नहीं, घर में काफी काम होता है, मुर्गी भी पाली जाती हैं, पशुपालन भी किया जाता है, खेती भी की जाती है, ठीक है, कई बिजनेस किया जाता है, नहीं किया जाता है। अगर किसी एक बिजनेस से 50% से ज्यादा इनकम हो रही है तो हम क्या कहेंगे, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहेंगे। बात समझ गए कि नहीं। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए आ रहा है, अगर 50 रुपए किसी एक बिजनेस से आ रहा है या किसी एक सेक्टर से आ रहा, वही आपका क्या कहलाएगा, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। कहने का मतलब 50 + 30 + 20। मान लीजिए कि आप क्रॉपिंग किए, ठीक है, और क्या किए, एनिमल, दूसरा क्या किए, आप पोल्ट्री कर लिए, पोल्ट्री से 20 रुपए आया, एनिमल से कितना आया, 30 रुपए आया, 50 रुपए कहां से आ गया, आपके क्रॉपिंग से आ गए या क्रॉप से आ गया। ये सब चीजें आपकी क्या कहलाएंगी, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहलाएगी। अगर एक सेक्टर से 50% से ज्यादा इनकम आपको मिल रहा है, वो आपकी क्या कहलाएगी, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहलाएगी। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होती है, अगर वही इनकम 50% से कम मिल रहा है आपको, क्या 50% से कम इनकम आपको मिल रहा है तो आपको वो क्या कहलाएगी, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। कहने का मतलब मान लीजिए यही 3 बिजनेस आपने किया है, क्या तीनों बिजनेस किया है, यहां पे 30 आ गया, यहां पे कितना आ गया, 40 आ गया, तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे भी 30 आएगा। तो कहने का मतलब अगर किसी एक सेक्टर से 40% से कम, 50% से कम इनकम आपको मिल रही है तो आपकी वो क्या कहलाएगी, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कहलाएगी। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया, फार्मिंग क्या होती है, जब क्रॉपिंग के साथ साथ कोई एलाइड सेक्टर या एलाइड एक्टिविटी आप यूज कर रहे हैं या कर रहे हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, फार्मिंग। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या कहलाएगी, अगर एक सेक्टर से 50% से ज्यादा अगर आपको इनकम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होती है, अगर वही 50% से कम इनकम आपको जनरेट हो रही या मिल रही है तो आपकी क्या कहलाएगी, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कहलाएगी। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे किसकी, एक्सटेंसिव फार्मिंग की और इंटेंसिव फार्मिंग की। समझ गए होंगे, एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो बाहर मतलब थोड़ा, अभी हम कहेंगे नहीं कि बाहर तो आपका हाथ खुल जाता है, कहने का तो ये एरिया बड़ा हो जाता है। इन मतलब अंदर, तो ये एरिया क्या हो गया, छोटा। अगर आप बड़े एरिया पे खेती कर रहे हो तो क्या कहलाएगी, एक्सटेंसिव फार्मिंग कहलाएगी। अगर वही छोटे एरिया पे खेती कर रहे हो तो क्या कहलाएगी, इंटेंसिव फार्मिंग कहलाएगी। समझ गए होंगे। और जैसे पूछा जाता है इंडिया में कौन सी फार्मिंग होती है, तो यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग होती है। देखिए अपने यहाँ कितने छोटे छोटे किसान हैं, बहुत छोटे छोटे किसान हैं। एवरेज लैंड होल्डिंग कितना है इंडिया की, 1.08 हेक्टेयर। कहने का मतलब इंडिया में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो कितना है, लगभग 1 हेक्टेयर के आसपास है, 1.08 हेक्टेयर, समथिंग 3 एकड़ होता है। कितना, 3 एकड़। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि एवरेज लैंड होल्डिंग कितनी इंडिया में, तो कितना है, 1.08 हेक्टेयर। तो इंडिया में मोस्टली कौन सा यूज किया जाता है, इंटेंसिव। और फॉरेन कंट्री में, विदेशों में कौन सी यूज की जाती है, एक्सटेंसिव। बात समझ गए कि नहीं। अगर आप बड़े एरिया पे खेती करोगे तो एक्सटेंसिव, छोटे एरिया पे खेती कर रहे हो तो क्या, इंटेंसिव।
देखिए एक चीज और पूछा जाता है, इनपुट कास्ट या किसमें इनपुट आप ज्यादा यूज करते हैं। देखिए जब छोटे एरिया पे खेती कर रहे हो तो छोटे एरिया पे खेती करने के बाद हमारे पास कम खेती है तो हम यही सोचेंगे कितना प्रोडक्शन इससे ले लें। प्रोडक्शन लेने के लिए उसमें सारी चीजें हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर भी ज्यादा डाल देंगे, सीड भी ज्यादा डालेंगे, ज्यादा डालेंगे कि नहीं। तो इस वजह से इनपुट कास्ट किसमें मैक्सिमम होता है, इंटेंसिव फार्मिंग में, और इनपुट कास्ट मिनिमम किसमें होता है, एक्सटेंसिव फार्मिंग में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनपुट कास्ट किसमें मैक्सिमम होगा तो क्या कहोगे, इंटेंसिव में, किसमें मिनिमम होगा क्या कहोगे, एक्सटेंसिव फार्मिंग में। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे किसकी, मिक्स्ड फार्मिंग की। किसकी बात होगी, मिक्स्ड फार्मिंग की। देखिए एक होता है क्या, मिक्स्ड फार्मिंग, दूसरा क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। समझना, मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब फसल, फार्मिंग मतलब फसल और कोई एलाइड सेक्टर उससे संबंधित और कोई क्षेत्र है, अगर दोनों एक साथ कर रहे हो। तो अगर मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करोगे तो वहां पे भैया अगर दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बो रहे हो तो वो क्या कहलाएगी, मिक्स्ड क्रॉपिंग। चाहे उसके सीड को मिक्स करके बो दो, ठीक है, चाहे एक पहली क्रॉप की ब्रॉडकास्टिंग कर दो फिर दूसरी क्रॉप की ब्रॉडकास्टिंग कर दो, वो कैसे भी आप कर सकते हो। तो मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए क्रॉपिंग कर रहे हो, क्रॉपिंग के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, एनिमल भी पाल रहे हो, ठीक, दूसरा क्या कर रहे हो, पोल्ट्री भी कर रहे हो, तो यही आपकी क्या कहलाती है, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाती है। बात समझ गए कि नहीं। खेती के साथ साथ अगर और कोई व्यवसाय आप कर रहे हो या कोई और एलाइड सेक्टर या एलाइड एक्टिविटी यूज कर रहे हो, वो आपकी क्या कहलाती है, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाती है। समझ गए कि नहीं, इतना सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए यहां पे एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में जैसे रिस्की कौन सा होता है, रिस्क किसमें ज्यादा है। बात समझे कि नहीं। जैसे अभी आपके पास 100 रुपए हैं, 1 मिनट के लिए सोचना, 100 रुपए है, अगर आप एक ही लोग के 100 रुपए कर्जा दे दोगे, मान लीजिए लेके वो भाग गया तो 100% रिस्क हो गया कि नहीं, कहने मतलब आपका पैसा डूब गया। लेकिन अगर वही 100 रुपए आप 5 लोगों को 20-20 रुपए दे दिए हो तो यार पांचों लोग तो लेके भाग नहीं जाएंगे, एक जाएंगे, 2 जाएंगे, तब भी 3 आपके पास बचेंगे। तो कहने का मतलब तब भी आपका 60 रुपए सेफ है कि नहीं। तो कहने का मतलब जिसमें इनकम ज्यादा होगा, मान लीजिए 50% इनकम ज्यादा इसमें हो रहा था, अब मान लीजिए किसी कारणवश से वो चीजें नहीं हो पाई, जैसे मान लीजिए आप फसल की खेती कर रहे हो, ठीक है, अब बारिश खूब हो गई, तूफान आ गया या ओला पड़ गया तो आपकी सारी फसल बर्बाद हो गई, तो समझ लीजिए आपकी इनकम क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी कि नहीं, लॉस में आ जाओगे कि नहीं। मान लीजिए पोल्ट्री फार्म आप खोले हो, कोई ऐसी बीमारी आ गई कि आपकी सारी मुर्गियां मर गई तो आपका लॉस हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में रिस्क सबसे ज्यादा होता है, क्या, रिस्क, और आपके डाइवर्सिफाइड में रिस्क कम होता है। बात समझ गए कि नहीं। अगर एक आपका डूबेगा तो दूसरा आपको बचा लेगा, समझ गए। चलिए मैंने आपसे क्या बोला था, मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग मतलब अगर क्रॉपिंग के साथ साथ और कोई एलाइड एक्टिविटी आप कर रहे हो, वो आपकी क्या कहलाएगी, मिक्स्ड फार्मिंग कहलाएगी। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सब चीजें यूट्यूब की क्लास भी हैं। तीसरी चीज, जब क्लास चलेगी, प्रॉपर क्लास चलती है तो वहां पे और काफी चीजें इसमें बताई जाएगी। अब यहाँ पे सारी चीजें बताएंगे तो भाई टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो देखना लोग पसंद भी नहीं करते हैं, भी है। तो छोटा छोटा वीडियो बस बताने का मतलब, मेरा मतलब बस यही है कि आपको बात समझ में आ रही कि नहीं, इस पे फोकस करना है। बाकी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मिक्स्ड फार्मिंग तक समझ में आ गई। अब बात करेंगे किसकी, ड्राई फार्मिंग की बात करेंगे। किसकी, ड्राई फार्मिंग की। जरा देखना ड्राई फार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर भी आप पढ़े हो कि नहीं, वो भी चीजें आपको मिलती है कहीं ना कहीं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं इसी समय। 1 मिनट, चलो ठीक है। तो ड्राई फार्मिंग की बात करेंगे। किसकी, ड्राई फार्मिंग की बात करेंगे। देखना, जो ड्राई फार्मिंग का मतलब यही होता है कि अगर कोई एरिया है, ठीक है, कोई एरिया है, अगर वहां पे आप कल्टीवेशन कर रहे हो, खेती कर रहे हो, किस पे आधारित,
सिर्फ रेनफॉल के बेस पर। किसके बेस पर? रेनफॉल के बेस पर। तो यही आपकी क्या कहलाती है? ड्राई फार्मिंग। कहने का मतलब यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं होती है, आप इरिगेशन का कोई सोर्स नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? ऐसा एरिया जहां पे इरिगेशन का कोई सोर्स नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पे अगर आप खेती कर रहे हो तो क्या कहलाएगी? ड्राई फार्मिंग कहलाएगी। बात समझ गए कि नहीं? अगर वहां पे आप खेती कर रहे हो तो किसके बेस पे करोगे? रेनफॉल के बेस पे करोगे। ठीक है, अब ड्राई फार्मिंग को डिवाइड भी किया गया है, एक एक देख लेते हैं। पहला क्या होता है? ड्राई फार्मिंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ड्राई लैंड फार्मिंग। तीसरा क्या होता है? रेन फेड फार्मिंग। बात समझे कि नहीं? रेन फेड फार्मिंग। देखिए, जैसे इंडिया का जो एवरेज रेनफॉल है कितना है आप जानते हो? 1194 mm है। ठीक है, तो इसी जो रेनफॉल हो रही है, आपको मैंने बता दिया कि रेनफॉल के बेस पे जो कल्टीवेशन करते हो उसी को ड्राई फार्मिंग कहते हैं। देखिए, जिस एरिया में 750 mm से कम बारिश हो रही है, कितनी? 750 mm से कम। देखना, 750 mm से कम बारिश अगर हो रही है, अगर वहां पे जो कल्टीवेशन करोगे वो किस में आएगा? ड्राई फार्मिंग में आएगा। अगर यही 750 से 1150, कहीं कहीं 1000 भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होना। अगर जिस एरिया में 750 से 1150 के बीच में बारिश हो रही है, अगर वहां पे जो कल्टीवेशन करोगे वो किसके अंतर्गत आता है? ड्राई लैंड फार्मिंग में आएगा। किस में आएगा? ड्राई लैंड फार्मिंग में आएगा। एक होता है रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग का मतलब क्या होता है? अगर मोर देन 1150 mm से अधिक वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रही है, तो क्या कहलाएगी? रेन फेड फार्मिंग कहलाएगी। तो कहीं कहीं मोर देन 1000 भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो ऑप्शन बेस पे आप सेट कर लीजिएगा। किसी बुक में 1150 लिखा है, किसी बुक में 1000 लिखा है। इतनी सारी चीजें आप समझ में आ गई होगी आपको। समझ गए कि नहीं? तो 3 होता है, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग। समझ गए? इसकी खेती जो होती है किसके बेस पे होती है? आपके बारिश के बेस पे होती है। देखिए, रैंचिंग यहां पे लिखा है। क्या? रैंचिंग। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, रैंचिंग जैसे आप अपने घर में देखिए भाई, जो जिनका घर बहुत बड़ा होता है, जिनके पास पैसे होते हैं, वो अपने घर में क्या बनाते हैं? लॉन बनाते हैं। लॉन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? घूमने टहलने के लिए। वैसे जो बड़े बड़े किसान हैं, ठीक है, अपने जानवर को घुमाने के लिए तो क्या करते हैं? बाड़ा बनाते हैं। देखिए, जैसे आपको फिगर के माध्यम से दिख रहा है, ठीक है, फिगर के माध्यम से दिख रहा है कि मतलब जानवर के लिए क्या बना देते हैं? हाथा टाइप एरिया बना देंगे। ठीक है, उसमें उनके जानवर क्या करेंगे? जाके चरेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे। कहने का मतलब घूमने टहलने के लिए उनको चारागाह बना देते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं? रैंचिंग कहते हैं। ये अपने इंडिया में नहीं यूज होता है, फॉरेन कंट्रीज में होता। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ इतनी खेती ही नहीं है कि हम जानवर के लिए ये व्यवस्था दें, क्योंकि खाने भर का हो जाए वही है। क्योंकि जानते हो यहाँ पे क्या है? इंटेंसिव फार्मिंग होती है, एक्सटेंसिव फार्मिंग होती नहीं। तो रैंचिंग वही होता है कि जैसे जो जानवर के लिए चारागाह बना देते हैं, आप फिगर के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, इरिगेटेड फार्मिंग की बात देख लो। इरिगेटेड फार्मिंग का मतलब ये होता है भाई, ऐसा एरिया जहां पे इरिगेशन का सोर्स है, इरिगेशन की फैसिलिटीज है, उसके अंतर्गत जो कल्टीवेशन कर रहे हैं वो आपकी क्या कहलाती है? इरिगेटेड फार्मिंग कहलाती है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा क्या है? कमर्शियल फार्मिंग। ये भी समझना अच्छा टर्म है। चलिए देखते हैं। कमर्शियल का मतलब आप वर्ड से समझ रहे हैं, कमर्शियल क्या चीज होती है भाई? जिससे पैसा अधिक आ जाए। ठीक है, और एक लिखा है क्या? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखिए, 2 टाइप के फार्मर होते हैं। एक फार्मर ऐसा होता है जो सोचता है कि यार मेरी जिंदगी जीने भर का हमें खाना मिल जाए, बाकी हमें और कुछ लेना देना नहीं है। एक फार्मर ऐसा होता है, नहीं भैया हमें इसको बेच के पैसा कमाना है। बात समझ गए कि नहीं?
जो अपनी जिंदगी को जीने के लिए या जीवन निर्वाह के लिए जो खेती लोग करते हैं, बात समझ गए कि नहीं, उसी को क्या कहते हैं, आपके सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, अगर इसी को बड़े स्तर पे आप कर दोगे, जैसे मान लीजिए हम गेहूं की खेती कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, बस साल भर की रोटी की व्यवस्था हो जाए, तो ये किसके अंतर्गत आपका आ जाएगा, सबसिस्टेंस फार्मिंग आ जाएगा। कमर्शियल फार्मिंग में अब इस जैसे पंजाब है, अब गेहूं का प्रोडक्शन वो क्यों करता है, बेचने के लिए करता है, पैसा कमाने के लिए करता है, तो वो चीजें क्या कहलाएगी तब, कमर्शियल फार्मिंग। तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी फार्मिंग ऐसी है, कौन सी फार्मिंग ऐसी है जो सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत आता है। ठीक, आप वहां पे चाह के भी कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। अभी आपको आगे बताऊंगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन। ठीक है, जैसे आप जंगलों के एरिया में जो खेती करते हैं वहां पे कहां पैसा कमाने के लिए कर लेंगे, वो तो बेचारे जंगल को साफ सफाई करके बस इतना खेती करते हैं कि हम आराम से साल भर के लिए हमें राशन मिल जाए। समझ गए कि नहीं, तो दोनों में इतना डिफरेंट है। अगर भैया अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए आप खेती कर रहे हो तो सबसिस्टेंस फार्मिंग होगी। अगर वही बड़े स्तर पर कर रहे हो जिससे पैसा हमें मिले, ठीक है, इनकम हो हमारी, तो उसी को क्या कहेंगे, कमर्शियल फार्मिंग कहेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, वहां पे जरूर काम करेंगे। इस चीज का प्रॉमिस देते हैं कि अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगती, सर ऐसा नहीं वैसा, आप हमारा नंबर भी मैंने आपको बता दिया था, फिर आप लिख लीजिए 7007051098। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी बच्चे फ़ोन भी किए, उनको भी बड़ी खुशी थी कि आज मैंने ऐसा चीज़ स्टार्ट किया। तो ऐसे आप भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना है, तो ज़रूर आप इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कमर्शियल फार्मिंग हो गया। ठीक है, देखिए भैया, सारी चीज़ें क्लास लेने का मकसद बस एक ही है, आपको बस इतना पता चले कि आपको बात मेरी बात आपको समझ में आ रही है। बस इतनी सारी चीज़ें हैं, आपके लिए ही किया जा रहा है। आपका भी सपोर्ट बनता है कि चैनल को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, हमारा टेलीग्राम जो लिंक है उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत आती है, आप हमारा नंबर आपके पास है ही, आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। चलिए, दूसरा टर्म यहाँ पे एक है नोमैडिक। एक मिनट, देखिए ये सब चीजें हैं। अभी क्या है कि नया नया सेटअप है, सब कुछ समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, वो 1-2 क्लास में सारी चीजें मेंटेन हो जाएगी। नोमैडिक फार्मिंग होता है, हर्डिंग होती है। क्या, नोमैडिक हर्डिंग। अब कहोगे कि ये जो हर्ड लिखा है इसका मतलब क्या होता है, आप खूब पढ़े हो एनिमल साइंस में। इसका मतलब ये होता है जैसे जो जानवर के झुंड होते हैं, जानवर का झुंड समझते हो, जानवर का झुंड आप देखते हो घूमते रहते हैं, रोड पे भी लोग चराने के लिए ले जाते हैं कि नहीं। जैसे देखिए गाँवों में लोग बकरियां भेड़ लाते हैं कि नहीं चराने के लिए, आपके फील्ड में, आपके बगीचे के पास, जंगल एरिया में ले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे हर्ड का मतलब यही होता है कि जो जानवर का झुंड होता है उसको क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। और जो नोमैडिक हर्डिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, जो जानवर को एक साथ झुंड में ले जाके चराने के लिए ले जाते हैं, उसी झुंड को क्या कहते हैं, नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। समझ गए होंगे हमारी बात। जैसे कि आप मान चलिए कि किसी घर में 40-50 भैंसे होते हैं जिनके यहाँ दूध का काम होता है। अगर वो फील्ड में ले जाते हैं तो झुंड में तो ही ले जाते हैं, एक साथ 20-25 जो गाय भैंस ले जाते हैं चराने के लिए, घुमाने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। ठीक है, स्टेट फार्मिंग क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, स्टेट फार्मिंग, आप कहोगे स्टेट मतलब आप समझते हो, स्टेट मतलब जैसे उत्तर प्रदेश हो गए, ये भी स्टेट है, तो यहाँ की एक सरकार है। देखिए, जो गवर्नमेंट के अंदर में खेती होती है या जो गवर्नमेंट खेती कराती है उसी को क्या कहते हैं, स्टेट फार्मिंग कहें।
कहोगे गवर्नमेंट कहाँ खेती करने आती है, हमारा मुख्यमंत्री थोड़ो आता खेती करने। अरे सर, जैसे आप अफीम की खेती करते हो उसका लाइसेंस लेना पड़ता है नहीं, वो लाइसेंस कौन देता है? भारत सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है कि नहीं? तो अब उसके अधीन आप खेती करोगे ना, उसके अंडर में खेती करोगे। अगर बगैर लाइसेंस की खेती कर दो ना तो आपका जेल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसी खेती जो की जा रही है वो किसके अंतर्गत आती हैं? आपके स्टेट फार्मिंग के अंतर्गत आती हैं। बात समझ गए होंगे। अपना ये बाराबंकी देख लीजिए, यहाँ अफीम का प्रोडक्शन खूब होता है, तो वहाँ फार्मर का लाइसेंस है अफीम की खेती करने के लिए। तो वही खेती आपकी क्या कहलाती हैं? स्टेट फार्मिंग कहलाती हैं। ठीक है, देखिए कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है। जैसे कोऑपरेटिव मतलब आप समझते होंगे कि कई लोग, जैसे मैं आप ही से बोलूंगा कि थोड़ा कोऑपरेट करना, कहीं दिक्कत आएगी बताओगे तो मैं सुधार करूंगा। कहने का मतलब आप मेरा हेल्प कर रहे हो, हम आपका हेल्प कर रहे हैं। वही कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब यही हो गया, जब दो या दो से अधिक किसान एक साथ खेती करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करके खेती करेंगे, वही चीज क्या कहलाती है? कोऑपरेटिव फार्मिंग कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हम हैं, हमारे बगल वाला किसान है, दोनों लोग मिलकर खेती कर रहे हैं। हमारे पास ट्रैक्टर है, उसके पास सिंचाई के साधन है, उसके पास और सारी चीजें हैं, उसका हम यूज कर ले रहे हैं, वो मेरा यूज कर ले रहा। यही क्या हुआ? कोऑपरेट मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग हो गया। भैया देखिए, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। बात समझे कि नहीं? इंडिया में कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे लोग ईगो वाले होते हैं। हमारे पास 1 हेक्टेयर खेती है, अगर बगल में ट्रैक्टर आ गया तो हम भी लाके खड़ा कर लेते हैं कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं, यहाँ पे कोऑपरेट नहीं है। यहाँ तो ईगो प्रॉब्लम हो जाती है लोगों के पास ना, कि भैया हमें अपना साधन करना है। भाई एक ट्यूबवेल लगवा लेंगे 1 हेक्टेयर खेती के पास, वहीं बगल में है आपके पास दूसरे का ट्यूबवेल, लेकिन आप वो चीज ट्यूबवेल नहीं यूज करोगे, आप अपना खुद व्यवस्था कर लोगे। ये अपने यहाँ नहीं, बाहर यूज किया जाता है, अदर देशों में ऐसी खेती की जाती है। इससे क्या होता है? पैसा कम आपका खर्च होता है। भाई अब ट्रैक्टर एक सेट बनाना चाहोगे, कम से कम 10 लाख रुपया आप लगाओगे, तब ट्रैक्टर का सारा सेट आपके पास आएगा। अब पता लगा आपके पास खेती 1 हेक्टेयर है, अब उसके लिए 10 लाख इन्वेस्ट कर दीजिए, तो समझ सकते हैं। वही चीज आप अपने पड़ोसी से लेके अगर आप यूज कर लिए तो कम से कम आपका 10 लाख रुपए बचेगा। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग अपने यहाँ पॉसिबल नहीं है, अपने यहाँ नहीं होती है, विदेशों में होती है। चलिए आगे देखते हैं। एक और है क्या? टेरेस फार्मिंग। अभी इसका और कंटूर फार्मिंग एक साथ बताएंगे, तब समझ में आपको आ जाएगी। पीजेंट फार्मिंग क्या होता है? पीजेंट फार्मिंग जैसे कि आप अपने गांव में देखते होंगे, भाई काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जमीन नहीं है तब भी खेती करते हैं। कैसे खेती करते हैं? रेंट पे ले लेते हैं, खेती बटाई पे ले लेते हैं, उनको हर साल ही ना कुछ पैसा देते रहते हैं। मतलब जिसको आप कह सकते हो किराए की जमीन ले लिए हैं। तो इस टाइप की जो फार्मिंग होती है वो पीजेंट फार्मिंग कहलाती है। जो आप रेंट पे, बटाई पे, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टर्म में बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ बटाई बोला जाता है, ऐसे आपके यहाँ भी कुछ बोला जाता होगा। अगर रेंट पे आप जमीन लेके खेती कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? पीजेंट फार्मिंग कहेंगे। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग क्या होती है? पूंजीवादी जो होते हैं, पूंजीवादी खेती कराते हैं। तो भाई पूंजीवादी खेती करा रहे, मान लीजिए उनका कोई कंपनी है, हर्बल की कोई कंपनी है, अब वो एलोवेरा की ही खेती कराए पड़े हैं, ठीक है। तो जो पूंजीवादी खेती होती है उसी को क्या कहते हैं? कैपिटलिस्टिक फार्मिंग कहते हैं। ये भी अपने यहाँ यूज नहीं होता है, अपने यहाँ बहुत कम इसका यूज होता है, विदेशों में ज़्यादा इसका यूज होता है। यहाँ पे बड़े बड़े जो पूंजीवादी होते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करके खेती कराते हैं। वो जैसे उनकी कोई कंपनी है, मैंने जैसे अभी आपको बता दिया, मान लीजिए उनके पास हर्बल की कंपनी है, वो एलोवेरा की खेती करा रहे हैं, ऐसे और सारी चीज़ें वो कराएंगे। तो किसके अंतर्गत आएगी? आपके कैपिटलिस्टिक के अंतर्गत आएगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, देखिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? और हम मेरे हिसाब से सबसे पहले यही कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मेरे हिसाब से क्या सही बात भी है, क्योंकि जानते हो सबसे पहले लोग रहते कहाँ थे? जंगल में। जब खेती करना स्टार्ट किए तो जंगल से ही करना स्टार्ट किए। तो वो क्या करते थे? जंगल के किसी एरिया को क्या करते थे? साफ कर लिए। साफ करने के बाद वहाँ पे उसकी प्लांटिंग किए, सोइंग किए। 2 से 3 साल उस प्रोडक्शन दिया, उसके बाद प्रोडक्शन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे सॉइल फर्टिलिटी क्या हो गई? उसकी लॉस हो गई।
भाई अलग से मैन्योर आप देते नहीं थे, अलग से फर्टिलाइजर आप देते नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उस समय व्यवस्था ही नहीं थी, तो देंगे कहां से। जब लॉस हो जाएगा तो हम वही काम किसी दूसरे क्षेत्र में कर लेंगे कि नहीं। तो अब यहां से यहां इसको शिफ्ट कर दिए, तो यही क्या कहलाती है, आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाती है। मोस्टली पूछा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहां पे यूज किया जाता है, तो कहां पे यूज किया जाता है, फॉरेस्ट एरिया में यूज किया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का दूसरा नाम क्या है, झूम कल्टीवेशन भी है, क्या, झूम कल्टीवेशन भी बोला जाता है, कहीं कहीं लैंड रोटेशनल भी बोला जाता है। भाई देखिए ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने जैसे आपको बताया, इसको क्या झूम कल्टीवेशन भी बोला जाता है, लैंड रोटेशनल कल्टीवेशन भी बोला जाता है। भाई यहाँ की यहाँ पे पहले खेती कर रहे थे, अब लैंड क्या कर दिए, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, मतलब लैंड को क्या कर दिए, छोड़ के दूसरी लैंड पे चले गए खेती करने, तो वो भी आपकी क्या कहलाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही कहलाती है। इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। और इसी का दूसरा नाम भी है क्या, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी इसको कहते हैं। तो बात आपको सब समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, टेरेस फार्मिंग और कंटूर फार्मिंग, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए टेरेस मतलब क्या होता है, सीढ़ीदार खेती। तो देखिए जिस, मान लीजिए ये क्या है, ढालू एरिया ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, जिस एरिया में अगर ढालू ज्यादा है तो वहां पे क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं। जहां पे ढालू कम होती है वहां पे क्या करते हैं, कंटूर फार्मिंग कहते हैं। कहने का मतलब सीढ़ीदार अगर खेती कर रहे हो तो आपकी वो टेरेस फार्मिंग कहलाएगी। सीढ़ीदार कैसे करोगे, मान लीजिए आपका है, ठीक है, ऐसे करके खेती कर रहे हो, ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ढालू ज्यादा है, मतलब स्लोप ज्यादा है, तो स्लोपी एरिया, जहां पे ज्यादा स्लोपी एरिया होती है, मैक्सिमम स्लोपी एरिया होती है, वहां पे टेरेस फार्मिंग करेंगे। और जहां पे कम स्लोपी एरिया होती है उसको क्या कहते हैं, कंटूर फार्मिंग कहते हैं। तो यहां पे लगभग लेस देन 5% ढालू होना चाहिए, और यहाँ पे तो भैया मोर देन 10, ठीक है। कहीं कहीं अब पढ़ोगे इरोजन में, जैसे अभी अच्छे से इसको बताऊंगा, जैसे इरोजन जब आता है तो वहां पे टेरेस इरोजन भी होता है, तो एक एक करके वहां पे बताऊंगा। इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे कंटूर फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग में। जहां पे ढालू ज्यादा होगा, स्लोपी एरिया जहां पे ज्यादा होगी वहां पे इसका यूज करेंगे, जहां पे स्लोपी कम होगी वहां पे कंटूर यूज करेंगे। इतना सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बात करेंगे क्या, बायोडायनेमिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एरेबल फार्मिंग और इनऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग। अच्छा टर्म ये भी है, आपको पढ़ना है, मन लगा के लिखते जाना। और बीच बीच में फिर एक बार मैं और बोल दे रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और हिंदी और इंग्लिश वाला मैटर आप मत बनाइएगा, मैं आपके लिए हिंदी की क्लास अलग से लेके आऊंगा जल्द से जल्द, ठीक है। चलिए जैसे बायोडायनामिक फार्मिंग क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। काफी चीजें होती हैं। सबसे पहले आपको तो यही जानना जरूरी है कि ये फार्मिंग लाया कौन था, कब आया था। तो कब आया था, 1924 में। रूडोल्फ, लिख लीजिए क्या, रूडोल्फ स्टेनर, बात समझ गए कि नहीं, उन्होंने बायोडायनामिक फार्मिंग लाया था। बात समझ गए कि नहीं। चलिए बताते हैं क्या होता है। जैसे बायो आप समझ रहे होंगे, बायो कहीं भी लिखा रहता है तो उसका क्या मैटर हो जाता है कि भैया ये लिविंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, लिविंग से। इतना सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको क्या, कहीं भी बायो अगर लिखा है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, लिविंग। क्या, लिविंग। तो आप समझ सकते हैं जैसे सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोवेव होते हैं कि नहीं। अब उसमें आप केमिकल डाल रहे हो, फर्टिलाइजर डाल रहे हो, तो क्या करेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मर जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज जो माइक्रोवेव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको बचा के आप कल्टीवेशन कर रहे हो, खेती कर रहे हो, तो वही आपकी क्या कहलाती है, बायोडायनेमिक फार्मिंग कहलाती है।
कहने का मतलब जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोवेव है, वो बचा रहे, उसको बचा के ही खेती करो। ऐसा ना हो कि ऐसा केमिकल डाल दो कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए, किल हो जाए। कहने का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फील्ड में रहना चाहिए, उनको सेफ रहना चाहिए, ऐसी खेती करो। उस खेती को क्या कहेंगे, बायोडायनेमिक फार्मिंग कहेंगे। बात समझे कि नहीं? इसी से रिलेटेड आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, दोनों एक ही सिमिलर है। ठीक है, अगर बात आती है बायोडायनेमिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, तो एक ही बात है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब आप समझ सकते हैं जहां पे भैया आप मैन्योर यूज करो, ठीक है, तो ये सब चीजें जो यूज करोगे तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सेफ रहेंगे। केमिकल यूज कर दोगे, पेस्टिसाइड यूज कर दोगे तो कहां से होगा, नहीं होगा। तो इस वजह से ये दोनों सेम है। बायोडायनेमिक बात करेंगे एरेबल फार्मिंग का। किसकी बात करेंगे, एरेबल फार्मिंग का। जैसे जो खेती आप प्लानिंग के तहत कर रहे हो, प्लाविंग या टिलेज करके, जुताई करके खेती कर रहे हो, वो आपकी क्या कहती है, एरेबल फार्मिंग कहलाती है। इनऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होगा, अब देखिए जो केमिकल डाल के खेती कर रहे हो, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करके जो फार्मिंग कर रहे हो, ये क्या कहलाती है, आपकी इनऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। और दोनों में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपको सस्टेनेबल फार्मिंग बताएंगे। सस्टेनेबल मतलब सतत। भाई सतत खेती कैसे होगी, देखिए फर्टिलाइजर डाल के खेती कर रहे हो, एक समय ऐसा था कि 2 कट्टा डालना पड़ रहा था फार्मर को, लेकिन फार्मर क्या करता है, 1-2 साल बाद 3 कट्टा कर देता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी सॉइल धीरे धीरे वो क्या कर रही है, उसके प्रति रेसिस्टेंट हो जा रही है। तो सतत नहीं है कि एक समय के बाद आपको चेंज करना पड़ रहा है। तो ऐसी खेती करो जो लगातार चलती रहे। लगातार कब चलेगी, जब आप वहां पे ऑर्गेनिक बेस पे कल्टीवेशन करोगे। किसके बेस पे, ऑर्गेनिक बेस पे कल्टीवेशन करोगे। बात समझ गए कि नहीं? जैसे होता है परंपरागत, परंपरागत मतलब लगातार चल रही है। तो लगातार कब चलेगी, जब सॉइल आपकी मेंटेन रहेगी। सॉइल कब मेंटेन रहेगी, जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे रहेंगे, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। भाई आप आजकल इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट इतने आते हैं, डालते हो भाई, किसी चीज की अधिकता होती है तो किसी चीज की क्या कर देती, डिफिशियंसी भी कर देती कि नहीं। तो लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक बेस पे कल्टीवेशन करोगे, वहां पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, ये भी आप समझ गए होंगे। देखिए नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग कहां पे आया था, ये जापान में आया। तो आप लिख सकते हो कि नेचुरल फार्मिंग सबसे पहले कहां यूज की गई थी, जापान में यूज की गई थी। अब क्या होता है, देखिए नेचुरल फार्मिंग का मतलब, नेचुरल आप समझते हो ना, नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये है कि सॉइल के अंदर जो चीज है वो मेंटेन रहे, मतलब खत्म ना हो। ऐसा ना हो कि उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जा रहा, डिस्टर्ब हो जा रहा, कम हो जा रहे हैं। तो ये सब चीजें ना हो। पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का यूज करके क्या नाम आप वहां पे नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो ये सब सारी चीजें आपकी हैं, समझ गए होंगे आप नेचुरल फार्मिंग का मतलब। तो यही चीज होती है। सबसे पहले कहां पे यूज किया गया था, ये जापान में यूज किया गया था। इसका मतलब क्या होता है कि भाई फील्ड की सारी चीजें मेंटेन हो, उसको देखते हुए खेती करें। जैसे सॉइल के जो माइक्रोवेव है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब चीजें मेंटेन रहें। अब बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड। आजकल इंडिया में चल रहा है क्या, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसी के आगे आप लिख सकते हो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो पूछा जाता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कब आया था, तो लगभग 1990 में आया था। लाने वाले कौन थे, आप लिख सकते हो, लाने वाले कौन थे, सुभाष पालेकर साहब थे। कौन थे, सुभाष पालेकर साहब थे। ठीक है, ये चीजें। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता क्या, जरा समझना। जीरो बजट मतलब 1 रुपए ना लगे हम खेती कर लें। अब कहोगे कि सर जी पैसा ना लगे खेती कर ले, ये चीजें कैसे पॉसिबल है, हम बताते हैं। जैसे आप घर का सीड यूज कर लो, ठीक है, घर का सीड यूज कर लो। हमने गेहूं की खेती की, हार्वेस्टिंग की, वही सीड हमने रख दिया, अगले सीजन में उसकी हम सोइंग कर दिए, पैसा कहां लगा आपका। ठीक है, और क्या, जैसे मॉइस्चर को इरिगेशन ना दो। इरिगेशन भाई कब जरूरी होगी, जब वहां पे मॉइस्चर नहीं होगा फील्ड में। अब मॉइस्चर को क्या करो, कंजर्व कर लो, रोक लो। कैसे रोकोगे, मल्चिंग के थ्रू। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं?
तो मल्चिंग करके मॉइस्चर को रोका जा सकता है और सीड मार्केट से हाइब्रिड सीड ना लाके या मार्केट से सीड ना लाके घर का सीड हम यूज कर लेंगे तो भी आपका जीरो बजट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बीमारी लग रही है या कोई इंसेक्ट फील्ड में आ रहा, उसके लिए ट्रैप क्रॉपिंग कर दीजिए। जैसे आपको पता ही है ट्रैप क्रॉप क्या होती है कि कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उससे क्या होती है मुख्य फसल हमारी बच जाती है। जैसे ओकरा यूज किया जाता है किसमें, कपास में, कॉटन में, टमाटर में यूज किया जाता है मैरीगोल्ड मतलब गेंदा। तो गेंदा क्या करता है, उस व्हाइट फ्लाई को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो उससे आप इंसेक्ट से बच सकते हो। तो ये सब चीजें आप यूज करके क्या करोगे, जीरो बजट फार्मिंग कर सकते हो। जैसे आप कहोगे कि फर्टिलाइजर हम नहीं डालेंगे, भाई फर्टिलाइजर आप ना डालो मार्केट से लाके, क्या करोगे आप खाद डाल दोगे, जो घर वाली खाद होती है जो आपके एनिमल से मिलता है उसको आप डाल दीजिए, ठीक है। वो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन आपका बढ़ता रहेगा। इतनी सारी चीजें थी, एक एक करके हम डिस्कस कर लिए हैं। बाकी और आगे लेक्चर लेके हम आपके सामने आएंगे और फिर एक बार कहेंगे कि चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करिए और जरूर शेयर करिए। और हमारी रिक्वेस्ट भी है, एक बार सारे लोग, जितने लोग देख रहे हो वीडियो को, सारे लोग अपना स्टेटस लगा दो, चारों तरफ बस एक ही चीज दिखे, क्या, विद्या विद्या। और आपका सपोर्ट ऐसा मिलता रहेगा, मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा कल दूसरे लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।